वाईपी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। देखिए, जो विद्यार्थी मेरे चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को देखने वाला प्रत्येक विद्यार्थी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करे और समझ में आता है तो बढ़िया बढ़िया कमेंट किया करे और अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर करें। देखिए, आज हम आपकी कक्षा 10 की प्रश्नावली 10 व्रत को प्रारंभ कर रहे हैं। व्रत, और आपकी कक्षा 9 की प्रश्नावली का नाम भी व्रत था और वो भी शायद 10वें नंबर पर ही थी, है ना? ठीक है, तो कक्षा 9 में आप व्रत से संबंधित कुछ बातें पढ़ के आए हैं, नहीं पढ़ी है? कोई दिक्कत नहीं है ना? पढ़ ली, बहुत बढ़िया बात है। फिर थोड़ा सा रिपीट करते हैं कक्षा 9 की कुछ बातों को। तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा, व्रत की परिभाषा, है ना? व्रत क्या होता है तो समझेंगे। इधर समतल में स्थित किसी नियत बिंदु से, समतल में स्थित किसी नियत बिंदु से अचर दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ व्रत कहलाता है। ठीक है, नहीं आई बात समझ में? दोबारा देखेंगे, समतल में कोई बिंदु स्थित है, ये नियत बिंदु है, फिक्स बिंदु है। इस बिंदु से अचर दूरी पर, अचर का मतलब कांस्टेंट, जो बदलेगा नहीं, एक बार लिए वही रहेगी, है ना? जो बदलेगा नहीं, अचर दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाएगा? व्रत कहलाएगा। देखिए, ये नियत बिंदु है, यहाँ हम प्रकार की नोक रखेंगे। ठीक है, जितना खोलेंगे वो दूरी क्या कहलाएगी? अचर दूरी। क्या कहलाएगी? अचर दूरी। अचर दूरी पर फिर ऐसे प्रकार घुमा दिया जाएगा तो क्या बनेगा? व्रत बनेगा। तो इसी बात से तो परिभाषा बनी कि समतल में स्थित नियत बिंदु से अचर दूरी पर स्थित, क्योंकि प्रकार घुमाएंगे वो अचर होगी। ऐसा नहीं कि यहाँ तक ऐसे घुमाया फिर बदल दो, फिर व्रत नहीं बन पाएगा, है ना? तो अचर दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ, बिंदुओं का बिंदुपथ का मतलब ये छोटे छोटे बिंदु होंगे, ये ऐसे कई बिंदु होंगे, अनंत बिंदु होंगे, उन बिंदुओं को मिला दिया जाएगा और ये सभी बिंदु इस बिंदु से कैसी दूरी पर होंगे? समान दूरी पर या अचर दूरी पर स्थित होंगे। समझ में आई बात? तो हेडिंग लिखिएगा व्रत, है? लिख लिया? लिखो, प्रारंभ से लिखो, फिर भी लिखो। समतल में स्थित समतल में स्थित किसी नियत बिंदु से, हाँ, समतल में स्थित किसी नियत बिंदु से, नियत बिंदु से अचर दूरी पर स्थित अचर दूरी पर स्थित अचर दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ अचर दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ व्रत कहलाता है। बिंदुपथ व्रत कहलाता है। नीचे की लाइन से डैश लगा के लिखेंगे, नियत बिंदु को व्रत का केंद्र, नियत बिंदु को व्रत का केंद्र तथा अचर दूरी को व्रत की त्रिज्या कहते हैं। नियत बिंदु को व्रत का केंद्र तथा अचर दूरी को व्रत की त्रिज्या कहते हैं। अचर दूरी को व्रत की त्रिज्या कहते हैं। देखिएगा, ये नियत बिंदु था, नियत बिंदु, यहाँ प्रकार की नोक रखेंगे व्रत बनाने के लिए, वह क्या कहलाएगा? नियत बिंदु। तो इसको व्रत का केंद्र, और जो अचर दूरी ली जाएगी उसको क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे। ठीक है, हाँ। मेरा शायद आपने कक्षा 10वीं वालों ने ये व्रत प्रश्नावली कक्षा 9 में पढ़ी नहीं थी, कोविड की वजह से सिलेबस कम हो गया था, है ना? चलो, कोई दिक्कत नहीं है, चर्चा पूरी बात की जाएगी।
है ना। तो यहाँ कुछ शब्द मिलेंगे, इनको समझेंगे। एक होता है चाप, एक होता है जीवा, और एक होगा व्रतखंड, त्रज्जखंड, और क्या रह रहा है? अच्छा, व्यास। तो व्यास तो हम यहाँ बताएंगे। अच्छा वो रुको, अभी ये 9th की बातें बता रहे हैं, है ना। देखिएगा, चाप समझेंगे, चाप क्या होता है। तो कोई व्रत है, सही सही ना आ रहा, सही है, चौक से सही आता है, क्योंकि वो घूमता नहीं है, ये थोड़ा सा घूम जाता है जल्दी, फिर भी सही बना है ना। इधर देखो, कोई व्रत है, व्रत पर कोई दो बिंदु स्थित है। मैं कहूँ एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, ठीक है। मैं नाम लिखूं, एक बिंदु बाई है और ये बिंदु पी है। तो ये दो बिंदु है, व्रत पर स्थित है। इन बिंदुओं के कारण ये व्रत दो भागों में विभाजित हो रहा है, समझ रहे हो ना। एक भाग तो ये हो गया और एक भाग ये हो जाएगा। कितने भाग हो जाएंगे? दो भाग हो जाएंगे। कितने हो गए? समझ में आई बात। तो मैं एक और नाम लिखूं जहां एस टी, है ना। तो एक बाई एस पी, ये क्या कहलाएगा? चाप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चाप कहलाएगा। और ऐसे ही दूसरा ये भी तो बन रहा है बाई टी पी, ये क्या कहलाएगा? चाप कहलाएगा, है ना। व्रत पर स्थित दो बिंदु जो व्रत को दो भागों में विभाजित करते हैं, ये क्या कहलाएंगे? व्रत के चाप कहलाएंगे। अच्छा, ये छोटा वाला भाग है, इसीलिए इसको क्या बोल देंगे? लघु चाप बोल देंगे। क्या बोल देंगे? और ये बड़ा वाला भाग है, तो इसको क्या बोल देंगे? दीर्घ चाप बोल देंगे। बात समझ में आई? अच्छा, लिखाने की आवश्यकता है इसको? मेरा मानना नहीं, 9th की बात है, बस मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। हाँ, लिखाएं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे याद रख लेना। व्रत पर स्थित दो बिंदु जो व्रत को दो भागों में विभाजित करते हैं, वे व्रत के क्या कहलाते हैं? चाप। तो यहाँ एक चाप बाई एस पी और बाई टी पी होगा। समझ में आई बात? हाँ। अगली बात आती है जीवा, है ना। तो देखो, मैं दूसरा व्रत बनाऊं तो व्रत पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो व्रत को दो भागों में विभाजित करता है, वह व्रत की क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। समझ में आ रही बात? व्रत पर स्थित दो बिंदु है, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, ध्यान रखना, जीवा और चाप में अंतर होता है। जीवा क्या कहलाएगी? दो बिंदुओं को मिलाने वाला, ये रेखाखंड कहलाएगा जीवा। और चाप क्या था? ये व्रत ही था चाप। समझ रहे हो ना? ये व्रत ही था चाप, ठीक है। तो व्रत की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड व्रत की जीवा कहलाता है। क्या कहलाता है? जो व्रत को दो भागों में विभाजित करती है ना। व्रत को कितने भागों में? दो भागों में। तो व्रत का एक क्या हो गया? ये हिस्सा हो गया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? व्रतखंड। क्या बोलते हैं? अच्छा, ये बात है, ढंग से समझ लेंगे। ये 12 प्रश्नावली पढ़ेंगे व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल, तब ये शब्द काम आएंगे कि व्रतखंड क्या होता है, त्रज्जखंड क्या होता है। व्रत टॉपिक चल रहा है, तो मेरा मानना यही होगा कि यहाँ बताया जाए। जी, बातें नहीं करोगे आपस में। एक व्रत की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो व्रत को दो भागों में विभाजित करता है, वह तो क्या कहलाता है? जीवा। और जो भाग विभाजित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? व्रतखंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्रतखंड। समझ में आई? हाँ। अच्छा, देखा जाए तो ये भी एक क्या हो गया? नीचे वाला भाग होगा, वो भी क्या होगा? एक व्रतखंड। और ऊपर वाला भी क्या होगा? व्रतखंड होगा। क्या होगा? ये छोटा नीचे वाला कैसा है? छोटा है, इसीलिए इसको क्या बोल देंगे? लघु व्रतखंड। क्या बोल देंगे? और ये ऊपर वाला बड़ा है, इसलिए क्या बोल देंगे? दीर्घ व्रतखंड। बात समझ में आई क्या? है ना। अच्छा, बात चल रही थी फिलहाल जीवा की। तो एक व्रत में कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं? अनंत। एक खींचते रहो, समझाना, है ना, समझ रहे हो? मतलब एक व्रत में कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं? अनंत। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, व्रत की सबसे बड़ी जीवा व्रत का व्यास होती है। क्या होती है? व्यास होती है। व्रत के अंतर्गत जो भी सबसे बड़ी जीवा होगी वह व्रत का क्या कहलाएगी? व्यास। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न करूं कि व्रत के अंतर्गत कितने व्यास खींचे जा सकते हैं?
अनंत। कितने खींचे जा सकते हैं? व्यास को बोला जाए तो ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरती हो वो क्या कहलाएगी? व्यास कहलाएगी। तो अनंत खींच लो, कई खींच लेंगे ना, अनंत खींच लेंगे। समझ में आई बात? सबसे बड़ी जीवा होगी वो व्यास होगी। अच्छा, सबसे बड़ी जीवा व्यास होगी, क्यों? देखो जा, ऐसे खींचे, ठीक है, तो सबसे बड़ी होगी केंद्र से होकर गुजर के जाएगी। ये छोटी है ना, केंद्र से दूर है बहुत, कम डिग्री का कोण बनेगा, इस पे भी कम डिग्री का कोण बनेगा। हाँ ऐसे ही। और अच्छा, तब भी वही केंद्र से होकर गुजर जाएगी। ऐसे भी खींचोगे ना, जैसे जीवा केंद्र से होकर गुजर गई तो फिर वो क्या हो जाएगी? व्यास। क्यों? क्योंकि केंद्र से होकर गुजरेगी तो वहां 180 डिग्री का कोण बनेगा, और 180 डिग्री का कोण बनेगा तो क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। अच्छा, तो जीवा बात आई, व्यास आई, वृत्तखंड हो गया, त्रज्यखंड रह रहा है। क्या रह रहा है? त्रज्यखंड। तो मैं बात करूं त्रज्यखंड, नाम से स्पष्ट है, त्रज्जाओं का हिस्सा है ना। खंड का मतलब क्या होता है? हिस्सा। तो त्रज्जाओं का हिस्सा, तो देखिएगा दो त्रज्जाओं, दो तो क्या हो गई ये? एक त्रिज्या ये और एक त्रिज्या ये, दो त्रिज्याओं तथा एक चाप से घिरे हुए क्षेत्र को त्रज्यखंड कहते हैं। ये दो त्रिज्या होंगी, एक त्रिज्या ये और एक त्रिज्या ये। इन दो त्रिज्याओं और एक चाप से घिरे हुए क्षेत्र को त्रज्यखंड कहते हैं। ठीक है, अब बात की जाए कि ये भी तो दो त्रिज्या और एक चाप हो गया, ये भी क्या कहलाएगा? त्रज्यखंड। लेकिन ये छोटा वाला है इसलिए इसको क्या बोलेंगे? लघु त्रज्यखंड। और ये बड़ा वाला है तो इसको क्या बोलेंगे? दीर्घ त्रज्यखंड। समझ रहे बात? अच्छा, एक जगह ऐसी आएगी जो दोनों बराबर बराबर हो जाएं, फिर इसको क्या बोलेंगे? अर्धव्रत। क्या बोलेंगे? क्योंकि व्रत कैसा हो जाएगा? फिर आधा आधा हो जाएगा। बराबर बराबर का अर्थ क्या हो जाएगा? व्रत कैसा हो जाएगा? आधा आधा। तो इसको क्या बोल देंगे? फिर अर्धव्रत बोल देंगे। हाँ, इतनी सी बात समझ में आई? ठीक है, ये कक्षा 9 की बात है नहीं, लेकिन कक्षा 10 में तो स्पर्श रेखाओं से संबंधित बात बताई गई है। किससे? स्पर्श रेखा से। बातें नहीं? हाँ, क्या पूछना चाहते हो? बोलो। देखिएगा, अब देखेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखा और एक आएगी प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा या फिर इसको बोल देते हैं छेदन रेखा, और एक आती है स्पर्श रेखा। केवल समझेंगे, लिखने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है। तीनों पॉइंट को एक एक करके समझेंगे। पहले अप्रतिच्छेदी रेखा। देखिए, एक वृत्त है कोई, है ना, और एक रेखा है। एक वृत्त है और एक रेखा है। तो वृत्त अलग है और रेखा, वृत्त और रेखा के मध्य में कोई भी संबंध नहीं है। वृत्त अलग है और रेखा अलग है, कोई टच नहीं कर रहा, या मतलब अलग अलग है दोनों बातें। तो यह रेखा इसकी क्या कहलाएगी? अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? प्रतिच्छेद जो नहीं कर रही है, ना ही स्पर्श कर रही है, तो ये क्या कहलाएगी? अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी। अच्छा, देखो, एक वृत्त हो और एक वृत्त के दो बिंदुओं पर स्पर्श करके कोई रेखा गुजर जाए, तो ये रेखा क्या कहलाएगी? प्रतिच्छेदी रेखा। क्या कहलाएगी? प्रतिच्छेदी रेखा अथवा छेदन रेखा। समझ में आई बात? प्रतिच्छेदी रेखा या फिर छेदन रेखा क्या करेगी? ये कितने बिंदुओं को टच करेगी? दो बिंदुओं को टच करती वृत्त के अंदर से होकर के उधर के जाएगी। अच्छा, एक रेखा क्या करेगी? वृत्त को केवल और केवल एक बिंदु को, अभी तो ये अप्रतिच्छेदी है,
अभी कैसी है? अप्रच्छेदी कहलाएगी। ऐसे नहीं बोल सकते हो। है ना? नहीं, सीधी है। आप अपनी सीधी नजरों से देखो तो सीधी नजर आएगी, टेढ़ी से देखोगे तो टेढ़ी नजर आएगी। ये आपकी नजर के ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ, अच्छा ठीक है। हाँ, अच्छा तो तेरी नजर टेढ़ी है और डॉक्टर के पास जाकर के अपनी नजर को सही करा। इधर देखो। हाँ, एक ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल और केवल एक बिंदु पर स्पर्श होकर के गुजरती हो, वह रेखा क्या कहलाएगी? स्पर्श रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अच्छा, इनकी परिभाषा लिखना चाहोगे? मेरा मानना है याद हो जानी चाहिए साथ ही साथ। एक बार और सुन लेंगे, बातें नहीं करोगे, एक बार और सुन लोगे, लिखाऊंगा तो घर जाके याद रटोगे। यहीं क्लियर करो। एक ऐसी रेखा जो वृत्त, एक रेखा है और एक वृत्त है, तो वृत्त और रेखा के मध्य कोई संबंध नहीं है, वृत्त से बहुत दूर जाती है, बहुत दूर नहीं मतलब दूर जाती है, तो वह रेखा क्या कहलाएगी? अप्रच्छेदी रेखा कहलाएगी। ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखा में देखे एक रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर टच होकर गुजरे या दो बिंदुओं से होकर के गुजरे, तो वह रेखा क्या कहलाएगी? प्रतिच्छेदी रेखा अथवा छेदन रेखा कहलाएगी। और एक रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श होकर के गुजर जाए, तो वो क्या कहलाएगी? स्पर्श रेखा कहलाएगी। बात समझ में आई? एक पेज पलटो किताब का। देखिए प्रमेय 10.1 बातें नहीं, और 10.1 में कहा गया है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये वृत्त हो गया, वृत्त के किसी बिंदु पर, ये कोई बिंदु हो गया, इस बिंदु पर ये स्पर्श रेखा गई है और ये स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर ये क्या हो जाएगी? त्रिज्या। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि ये त्रिज्या होगी वो स्पर्श रेखा पर कैसी होगी? लंबवत होगी। कैसी होगी? देखिए सभी विद्यार्थी गौर से देखें, ये वृत्त का केंद्र O मान लिया गया है, ये कोई XY स्पर्श रेखा होगी जो बिंदु P पर स्पर्श करती है, तो बिंदु P क्या हो जाएगा? इसका स्पर्श बिंदु क्या हो जाएगा? अच्छा, तो प्रमेय को हल करेंगे तो सबसे पहले मुझे लिखना होगा, यहाँ दिया है, क्या दिया है कि O केंद्र वाला एक वृत्त है, O केंद्र वाले वृत्त पर, वो केंद्र वाले वृत्त पर XY स्पर्श रेखा, XY स्पर्श रेखा बिंदु P पर स्पर्श करती है, बिंदु P पर स्पर्श करती है। यही तो दिया है। हाँ जी, अगले पॉइंट में लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि OP लंबवत होगी XY, OP लंबवत होगी। ध्यान रखना, आज हम यहां सिद्ध कर देंगे OP लंबवत होगी XY, कल को सवालों में प्रयोग में लेंगे त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, तो ये क्लियर? OP लंबवत XY सिद्ध करना है। अब आती है बात तीसरे पॉइंट में, रचना। तो देखिए रचना कैसे करोगे, मैं बात कहूं ठीक है, ऐसे करके एक और रेखा बनाई है ना, जिसका नाम क्या दे दूं मैं? OQ। ये वृत्त को कोई बिंदु T पर काटती है ना, तो OQ रेखा वृत्त को बिंदु T पर काटती है, बिंदु T पर काटती है। अच्छा, इधर देखें अब हम उपपत्ति में, अगला पॉइंट क्या होगा? उपपत्ति या हल। अच्छा, कक्षा 9 में आप पढ़ के आए हैं कि जो सबसे छोटी किसी बिंदु से, कक्षा 9 के एक प्रमेय में आपको याद दिलाऊं कि किसी बिंदु से, एक कोई बिंदु है, इस बिंदु से कोई रेखा है, इस बिंदु से किसी रेखा पर रेखा डाली जाए
ऐसे करके। एक कोई बिंदु है जो रेखा पर स्थित नहीं है और उस बिंदु से रेखा पर ऐसे रेखा डाली जाए तो उसमें सबसे छोटी रेखा कौन सी होती है? लंबवत। कौन सी होती है? लंबवत। लंबवत रेखा होगी वो कैसी होगी? सबसे छोटी होगी। नाइन में बढ़ गया है ना कि किसी रेखा से एक ऐसा बिंदु है जो रेखा पर स्थित नहीं है, उस रेखा से इस पर रेखा डाली जाए, अन्य रेखा गुजारी जाए तो सबसे छोटा उसमें कौन होगा? लंब। अच्छा ये भी बात देखो अब कैसे लंब होगा। अब इस बात का प्रयोग देखेंगे कि ये मानो आपकी यहाँ से सड़क हुई है ना, कोई सड़क से ऐसे घूम के जा रहा है, सबसे दूरी कम तय कब होगी? जब आप सीधे जाओगे। सीधे जाओगे तो क्या बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। बात समझ में आ रही है? तो सबसे छोटी रेखा होती है वो कैसी होती है? लंबवत होती है। कैसी होती है? बस इसी बात का प्रयोग करना है, ठीक है। अच्छा अब देखो OP बराबर OT होगा। OP बराबर OT होगा कि नहीं होगा ये बताओ? क्यों? क्योंकि ये क्या है? त्रिज्याएं। एक वृत्त में कितनी भी त्रिज्याएं काटी जाएं, सभी त्रिज्याएं कैसी होंगी? समान। क्या होंगी? अच्छा त्रिज्या क्या होता है? केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है? त्रिज्या होती है। क्या होती है? तो ये केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये भी केंद्र से परिधि तक की दूरी, तो OP बराबर क्या होगा? OT। इतनी सी बात समझ में आई? तो अब गौर से देखना इधर, OP और OT ये दोनों बातें बराबर हैं। यदि मैं OT में TQ जोड़ दूं, क्या कर दूं? TQ जोड़ दूं, DQ क्या कर दूं? ध्यान रखना दोनों बातें बराबर बराबर हैं और बराबर बराबर बातों में कुछ भी जोड़ो तो एक बात छोटी हो जाएगी, एक कैसी हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। जिसमें जोड़ेंगे तो वह कैसी हो जाएगी? बड़ी। बात समझना, दोबारा से देखो OP बराबर OT है, यार मैं इसमें TQ जोड़ दूं तो ये बात कैसी हो जाएगी? बड़ी। कैसे? OP से। इसका मतलब क्या आ जाएगा? OP कैसी हो गई? छोटी हो गई। OP में क्या लग जाएगी? लेस देन हो जाएगा। अच्छा देखो ऐसा क्यों किया है? क्योंकि OP लेस देन, अच्छा OT प्लस TQ मिलके क्या बनाएगा? OQ बनाएगा। क्या बनाएगा? OQ। अब मेरी बात समझना, इस बिंदु O से मैं कोई अन्य भी रेखा बनाऊं, इसका मतलब क्या है कि OP होगा वो छोटा हो रहा है कैसे? OQ से। अब मैं कोई अन्य भी रेखा बनाऊं तो छोटा कौन होगा? OP होगा। कौन होगा? और भी कोई रेखा बनाऊं, देखो ये अन्य रेखा डाली जाए तब भी छोटा कौन होगा? और भी यहाँ से छोटी सी छोटी और भी मिला जाए तो यहाँ से और भी कितनी भी रेखा बनाई जाए, बड़ी से बड़ी डालना है या छोटी से छोटी डालना है, सबसे छोटा कौन होगा? OP होगा। तो मैं कह सकता हूं अतः, रुको भी, अतः XY स्पर्श रेखा पर, XY स्पर्श रेखा पर सबसे छोटी रेखा, XY स्पर्श रेखा पर बिंदु O से डाली गई रेखाओं में, OP सबसे छोटा होगा। हुआ कि नहीं होगा बताओ? OP सबसे छोटा होगा। अच्छा OP सबसे छोटा होगा। अभी हाल मैंने बताया किसी रेखा पर जो बिंदु रेखा से बाहर स्थित है उस पर रेखा गिराई जाए, जो सबसे छोटा होता है वो क्या होता है? लंब होता है। सबसे छोटा होता है वो क्या होता है? लंब। अतः OP लंबवत होगा। क्या होगा? लंबवत। अच्छा OP लंबवत काय पे? XY पर। यही बात हमें क्या करनी थी? सिद्ध करनी। तो लिख सकते हैं इति सिद्धम। बात समझ में आई क्या? तो लिखो और वीडियो को देखने वाली वीडियो को लाइक जरूर करें। अब देखिए 10.1 का पहला सवाल। अच्छा ये सभी बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी जो अब तक बता रहे थे कि एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? अनंत। देखिएगा एक वृत्त है तो वृत्त को मैंने अभी बताया था एक बिंदुओं का बिंदु पथ है ना।
एक समतल में एक नियत बिंदु से अचर दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ व्रत होता है। तो ये बिंदु पथ कितने बिंदुओं से मिलकर बना होगा? अनंत बिंदुओं से। तो ध्यान रखना, वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा गुजार सकते हैं। कितनी? ये यहाँ बिंदु है, ऐसे करके गुजर जाएगी, तो ऐसे करके गुजर जाएगी, प्रत्येक बिंदु पर गुजर जाएगी, तो ऐसे कितनी बन जाएगी? अनंत। तो पहले का उत्तर क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। ठीक, हाँ लिख सकते हो आप साथ ही साथ, पहले का उत्तर अनंत हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। पहला है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है। तो वृत्त की स्पर्श रेखा कितने बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है? एक बिंदु पर स्पर्श करती है। ठीक, एक लिख लेंगे उसमें। दूसरा, अच्छा किताब पर नहीं लिखना है, अपनी नोटबुक में लिखेंगे एक। कई विद्यार्थी वो गणित में ही लिख लेते हैं, ऐसा नहीं करना है ना? हाँ, आगे देखो, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करने वाली रेखा को प्रतिच्छेदी रेखा अथवा छेदन रेखा कहते हैं। ठीक है, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा हो सकती हैं दो। हाँ देखिए, अब स्पर्श रेखा तो एक वृत्त पर अनंत होंगी, पर एक स्पर्श रेखा कैसी? अब इसके कैसी होनी चाहिए? समांतर। इसके समांतर एक यहाँ होगी, होने का तो स्पर्श रेखा अनंत होंगी, लेकिन समांतर की बात की जाएगी तो समांतर कितनी होंगी? दो होंगी। ठीक है, वृत्त तथा, अगला देखेंगे 14, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के वैनिष्ठ बिंदु को वैनिष्ठ वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के वैनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। जहां बिंदु पर स्पर्श करेगी उसको क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु कहते हैं। हाँ, प्रश्न संख्या 3 देखो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या हो गया? एक वृत्त हो गया। वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ है, वो केंद्र O से जाने वाली रेखा से केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है। PQ क्या है? स्पर्श रेखा है। PQ स्पर्श रेखा है और वो कहाँ से? बिंदु P से है। 1 मिनट रुकेंगे। देखिए, ये कहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। वृत्त के एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा, वृत्त का ये बिंदु है P, वृत्त का ये बिंदु है P, यहाँ इस पर स्पर्श रेखा है PQ, है ना? तो O केंद्र से जाने वाली रेखा से Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर कितना हो जाएगा? 12। और ये त्रिज्या दी हुई है, ये कितनी की हो जाएगी? 5 की। तो हमसे बोला गया है PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। इधर ध्यान देंगे, वृत्त पर कोई बिंदु स्थित है P, और ये बिंदु P स्थित है, P से स्पर्श रेखा है PQ। ठीक है, और इस प्रकार है कि वृत्त के केंद्र O से OQ की दूरी बताई गई है 12। तो हमको PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। देखिए, OP बराबर कितना है आपके पास? 5 सेंटीमीटर, और OQ बराबर कितना है? 12 सेंटीमीटर। PQ का मान ज्ञात करना है। हाँ, हलू है। देखिए इधर, अभी यार हमने क्या पढ़ा था? त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये वृत्त की त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा, तो यहाँ कैसा होगा कोण? 90 डिग्री का। तो मैं लिख सकता हूँ कि OP लंबवत होगा PQ पर। कैसे? प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 से OP लंबवत होगा PQ पर। ठीक है, अच्छा, अब ये क्या हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया, और समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं ज्ञात हो, तीसरी ज्ञात कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। तो देखिएगा, समकोण त्रिभुज OPQ में कौन सी प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, अच्छा, अब समझो यहाँ कर्ण कौन होगा? मैं कहता हूँ 90 डिग्री के जस्ट सामने सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण। तो ये 90 डिग्री का कोण है, इसके जस्ट सामने सबसे बड़ी भुजा OQ। तो OQ का वर्ग होगा वो शेष दो भुजा OP वर्ग
प्लस पी क्यू वर्ग। तो ओ पी क्या हो जाएगा, लंब, और पी क्यू का आ जाएगा आधार हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा ओ क्यू का मान कितना है 12, तो 12 का वर्ग, और ओ पी का मान कितना है 5, तो 5 का वर्ग, और पी क्यू तो पी क्यू का वर्ग। 12 का वर्ग 144, और 5 का वर्ग कितना होता है, इधर आएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का, बराबर पी क्यू उसका आया। कितना बचेगा घटाने के बाद में 119 बराबर पी क्यू उसका। इधर वर्ग लगाया तो उधर क्या लग जाएगा वर्गमूल, तो पी क्यू का मान क्या हो जाएगा 119। अच्छा यहाँ इकाई लिख दे सेंटीमीटर ना, 119 सेंटीमीटर में आएगा। पी क्यू का मान कितना आएगा वर्गमूल 119 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है ना, डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो देखिए प्रमेय 10.2 बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, कई बार एग्जाम में सीधी सीधी लाइन लिखी गई है, सिद्ध कीजिए वाई बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। और ये प्रमेय समझ में आ जाएगी तो 10.2 पूरी समझ में आ जाएगी। इधर देखेंगे बिना आवाज किए हुए, देखिए क्या कहा गया है, वाही बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो ये कोई वृत्त होगा। ठीक है, ओ केंद्र वाला कोई मैंने वृत्त बनाया, और वाही बिंदु है कोई यहाँ पी। ठीक है, इस बिंदु से वृत्त पर क्या खींची गई है स्पर्श रेखाएं, एक स्पर्श रेखा ये हो जाएगी, और एक स्पर्श रेखा, सॉरी ये स्पर्श रेखा नहीं हुई छेदन रेखा होगी, एक बिंदु पर स्पर्श रहेगी। पर मान लिया ये बिंदु और बाई और एस है। ठीक है, एक वृत्त है, वृत्त से वहां है बिंदु पी है, पी पर स्पर्श रेखा बाई पी और एस पी दो स्पर्श रेखा हो गई। तो हमें दिया गया है, क्या दिया है कि ओ केंद्र वाले वृत्त पर, समझेंगे पहले कोई लिखेगा नहीं, ओ केंद्र वाले वृत्त पर बाई पी तथा एस पी दो स्पर्श रेखा है, बाई पी तथा एस पी स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ये दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां कैसी होंगी बराबर होगी, अर्थात बाई पी बराबर एस पी सिद्ध करना है। ठीक है, बात समझ में आई ना, स्पर्श रेखाएं दी गई हैं और हमें बताना है ये दोनों स्पर्श रेखाएं कैसी होंगी बराबर होंगी। अब देखिए यहाँ रचना करनी होगी, रचना क्या करनी होगी, बाई ओ, ओ एस और ओ पी को मिलाना होगा, बाई ओ, एस ओ व ओ पी को मिला। समझ में आई बात। ये प्रश्न, ये मैं कहूँ ये प्रमेय कई बार पूछी गई है। अब गौर से सुनना, एक बार ये प्रमेय कैसे पूछी गई थी, बस थोड़ी सी भाषा चेंज कर दी। तो देखिए एग्जामिनर, मैंने आपको कई बार बताया, एग्जामिनर आपको एक डिग्री के एंगल पर घुमाना चाहेगा और आप पूरे घूम जाओगे। समझ में आ रही है ना। हाँ, देखिए एक चित्र दिया था, तो इसमें कह दिया था, ऐसे ना कह के ये बोल दिया था चित्र दिया हुआ है, तो दी गई आकृति में बाई पी और एस पी दो स्पर्श रेखा हैं, तो सिद्ध कीजिए बाई पी बराबर एस पी। बात तो यही हुई। ये लाइन ना लिख करके चित्र दे दिया और कह दिया कि ये दिया हुआ चित्र है, इसमें बाई पी और एस पी दो स्पर्श रेखा हैं और इन सिद्ध कीजिए दोनों आपस में कैसी होंगी। मतलब तो यही हुआ, ये लाइन ही लिखी, पर ऐसा नहीं लिखा वाई बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, ये कह दिया। या फिर ऐसे कह दिए कि कोई वृत्त है, वृत्त से कोई वाई बिंदु पी है, इस पर दो स्पर्श रेखा बाई पी और एस पी खींची जा रही हैं, तो सिद्ध कीजिए बाई पी बराबर। आपके समझ में ही नहीं आ पाए ये स्पर्श रेखा है या नहीं, चित्र बनाओगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो देखिएगा उपपत्ति में, अच्छा उपपत्ति में देखो हमें सिद्ध क्या करना है, बाई पी बराबर एस पी सिद्ध करना है। तो देखिए ये दो त्रिभुज बन रहे हैं, यदि मैं इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दूं
तो कह देंगे सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान होती हैं। तो देखिएगा एक त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज YOP, वह त्रिभुज एक है SOP। इन दो त्रिभुजों में देखेंगे, इन दो त्रिभुजों में देखेंगे तो देखिएगा YO और SO, YO और SO बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं। और मैं अब सभी सुबह से कई बार बता चुका हूँ, एक वृत्त में कितनी भी त्रिज्याएं खींची जाएं, सभी त्रिज्याएं कैसी होंगी, समान होंगी। एक ही वृत्त की त्रिज्या, ऐसा नहीं कि एक वृत्त दूसरा घर जाके बनाए इनकी तो बराबर हो जाए, ऐसा नहीं होगा, है ना। या फिर मैं कहूँ कि सर्वांग सम वृत्तों की त्रिज्याएं समान होंगी, ठीक है। सर्वांग सम वृत्त का मतलब क्या हो जाएगा, एक वृत्त के ऊपर दूसरा वृत्त रखा जाए तो एक वृत्त दूसरे वृत्त को पूर्णतः ढक ले। तो यहाँ आप अपने मतलब देखो YO बराबर क्या हो जाएगा, SO। अच्छा दूसरी बात देखिएगा, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ये आपकी त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा 90 डिग्री का कोण बनेगा, और ये भी त्रिज्या और ये भी स्पर्श रेखा 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि OP हाँ बराबर होगा OSP। कोण OS बराबर हो गए कितने कितने के, 90 के। कहाँ से, प्रमेय 10.1 से। कहाँ से, प्रमेय 10.1 से। बात समझ में आई। तीसरी बात क्या बराबर होगी, OP क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ। OP बराबर OP उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो कौन सी सर्वांग समता, SAS सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम। कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम। तो सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, तो YP बराबर हैंस प्रूफ। समझ में आई बात। तो देखो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, आवाज नहीं करोगे। एग्जाम्पल 1 में कहा गया है, सिद्ध कीजिए दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है तो स्पर्श बिंदु पर समद्भाजित होती है। क्या कहा गया है, दो संकेंद्रीय वृत्त। और संकेंद्रीय वृत्त का क्या अर्थ होता है, ऐसे दो या दो से अधिक ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो, वे दोनों वृत्त या दो से अधिक वृत्त क्या कहलाएंगे, संकेंद्रीय वृत्त कहलाएंगे। बातें नहीं करोगे। अब कहा है, दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ये बड़े वृत्त की तो क्या है, जीवा है, और छोटे वृत्त को क्या कर रही है, दोनों वृत्तों का केंद्र क्या होगा, O। तो मैं लिखूं XY है जो बड़े वृत्त की जीवा है और छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि स्पर्श बिंदु पर समद्भाजित होती है। यह जीवा है, वो स्पर्श बिंदु पर क्या होगी, मैं कहूँगा ये P है, वो स्पर्श बिंदु है। यहाँ यह क्या होती है, समद्भाजित। देखो दिया है, इधर देखो क्या दिया है, दो संकेंद्रीय वृत्त, दो संकेंद्रीय वृत्त जिनका केंद्र O है, जिनका केंद्र O है ना। अच्छा, दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की XY क्या है, जीवा, और छोटे वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा। तो मैं यहाँ साथ लिख देता हूँ कि XY बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की जीवा है तथा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा। बात समझ में आई। यही तो कहा गया प्रश्न में कि बड़े वृत्त की जीवा होगी और छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा। तब हमें सिद्ध क्या करना है कि यह स्पर्श बिंदु पर समद्भाजित होती है। स्पर्श बिंदु P है, इस पर समद्भाजित होती है, यानी XP बराबर होगा, XP बराबर होगा YP। यही बात तो सिद्ध करनी है। ये स्पर्श रेखा समद्भाजित होती है, ये और ये इसके क्या से होगा, बराबर होगा। अब देखो उपपत्ति में, उपपत्ति में
अच्छा मैं कहूं एक्स वाई स्पर्श रेखा है ना, एक्स वाई क्या है, स्पर्श रेखा है। एक्स वाई स्पर्श रेखा है कौन से व्रत की, छोटे व्रत की। मैं ये कहूं ऐसे नहीं, ऐसे छोटे व्रत में, छोटे व्रत में एक्स वाई स्पर्श रेखा है, एक्स वाई स्पर्श रेखा है और ओपी क्या है, त्रिज्या। कौन से व्रत में, छोटे व्रत में ओपी त्रिज्या है, इसलिए लिख दिया मैंने छोटे व्रत में एक्स वाई तो स्पर्श रेखा है, ओपी। अच्छा त्रिज्या और स्पर्श रेखा में क्या संबंध होता है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंबवत होती है। तो मैं लिख सकता हूं कि ओपी लंबवत होगी एक्स वाई पर। कहां से, प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 से। अच्छा अब देखो बड़े व्रत की क्या है ये, जीवा। बड़े व्रत की क्या है, जीवा। अब मैं कहूं एक्स वाई बड़े व्रत की जीवा है, बड़े व्रत की जीवा है। तो कक्षा 9th में एक प्रमेय थी, तो विद्यालय में विद्यार्थी थे मेरे विद्यालय में, उनको मैंने बताया था कि केंद्र से जीवा पर, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। कल ही प्रमेय सिद्ध कराई थी मैंने कक्षा 9 में, है ना, कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को, जब बाकी अन्य विद्यार्थियों की बात समझ में नहीं आ रही है, चलो मैं अभी बता दूंगा, पहले प्रश्न को देखेंगे, है ना, ये कैसे होती है अभी बता देंगे हम। क्या है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को, तो देखिएगा एक्स वाई बड़े व्रत की जीवा है और एक केंद्र से ओपी लंबवत है, तो केंद्र से यह क्या डाला जा रहा है, लंब। तो जय जीवा को क्या करेगा, समद्विभाजित, अर्थात एक्स पी बराबर होगा वाई पी, इति सिद्धम इति। अच्छा सभी विद्यार्थी पहले इधर देखो, जो प्रमेय थी इसको देखेंगे, ये प्रमेय यूज किया मैं एक हल्के से ही सिद्ध करके बता रहे हम, है ना, कि क्या थी, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता। देखिए ये व्रत है, ठीक है, व्रत के अंतर्गत ये कोई जीवा है, ये केंद्र हो गया। हम क्या कह रहे हैं, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर हम लंब डाल रहे हैं, तो ये इसको क्या करेगी, समद्विभाजित। मैं कहूँ ओ केंद्र है और एक्स वाई स्पर्श जीवा है और ये बिंदु पी कैसा है, स्पर्श बिंदु है, कैसा है। अब देखो वहां मैंने अब हल करके बताया था, अब वैसे देख लोगे आप। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि ये बात आपस में कैसी होंगी, कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यही बात तो सिद्ध करनी है हमें। अच्छा जी नीचे नहीं दिख रहा है, अच्छा इधर देखो, ऊपर देखेंगे। देखिए ये व्रत है तो, और ये कोई जीवा है और ये केंद्र है, केंद्र से जीवा पर क्या डाला गया है, लंब, ये ओ एक्स वाई पी, है ना। अच्छा लिखने वाले लिख ले, समझने वाले समझ ले, इनको समझना हो समझ ले, इतनी सी कौन सी बड़ी बात हो गई। केंद्र से जीवा पर क्या डाल रहे हैं, तो हमें दिया गया है कि ओ पी लंबवत है एक्स वाई पर, तो सिद्ध क्या करना है, एक्स पी बराबर वाई पी। तो रचना के अंतर्गत हम इनको मिला लेंगे, ठीक है, मिला लिया। तो देखिए हमें ये दोनों बातें सिद्ध करनी है, तो इन दोनों त्रिभुजों को क्या करेंगे, सर्वांग सम सिद्ध। तो सर्वांग सम करने के लिए एक्स ओ बराबर होगा वाई हो गई, क्योंकि ये व्रत की क्या है, त्रिज्या है, और यहाँ लंब है तो यहाँ 90 डिग्री का कोण होगा, यहाँ भी 90 डिग्री का। ओपी क्या हो जाएगा, ओएनएस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो ऐसे एस सर्वांग समता है, दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत बजाएं, होगी ना प्रमेय सिद्ध। तो वो कक्षा 9th की प्रमेय है। अच्छा प्रमेय के सवाल था, तो 9th क्लास में था ना, हाँ, तो एक्स वाई बराबर क्या होगा, वाई पी, इति सिद्धम। इतनी सी बात समझ में आई, तो वीडियो को देखने वाले वीडियो को लाइक जरूर करें, और समझ में आता है तो अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। धन्यवाद आज के लिए।